एक्सक्यूज मी अब आप कहाँ काम कर रहे हैं? हिंदी मीडियम सर। सर अभी मेरा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में डिप्टी जेलर के पद पे चयन हुआ है, लेकिन अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है सर। ज्वाइन नहीं किया? यस सर। आपकी इंटरव्यू कौन सी डेट पे है? सर 5 अगस्त में। 5 अगस्त, जी तो करीबन 1 महीना जी सर। का समय है। आपका ये 5वां अटेम्प्ट? जी सर। यस। आगे इंटरव्यू में आप पसंद हुए थे? नहीं सर, ये फर्स्ट टाइम अपेयर। फर्स्ट टाइम आपका इंटरव्यू? जी सर। आपने लिटरेचर ऑफ हिंदी लैंग्वेज ऑप्शनल में लिया? जी सर। जी सर। और आपने हिंदी पोएट्री, मिमिक्री और लिसनिंग टू निर्गुण म्यूजिक सर। निर्गुण म्यूजिक? जी सर। निर्गुण म्यूजिक के माने आप क्या कहना चाहते हैं? सर निर्गुण म्यूजिक में जो फार्मलेस गॉड होते हैं उनके बारे में गाना होता है। इसका जो लिरिक्स होता है वो शॉर्टनेस ऑफ लाइफ के बारे में होता है। तो इसको सुनने से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कम समय होता है, तो उसको हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। तो इसलिए सर ये मुझे पसंद है। इसको सुनने के बाद सर मुझे एनर्जाइज फील करता हूँ और मोटिवेशन मिलता है सर। निर्गुण म्यूजिक की विशेषता क्या है और उसका ऑपोजिट क्या है? यस सर। जैसे लाइट और क्लासिकल है। यस सर। निर्गुण म्यूजिक के सर विशेषताओं में एक विशेषता तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि शॉर्टनेस ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं। दूसरा इसके बारे में ये बात करता है कि हमें ईगोसेंट्रिक नहीं होना चाहिए। जो हमारा, क्योंकि इसमें फॉर्मलेस गॉड की बात होती है, तो ये मानता है कि सब मनुष्य बराबर होते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं होता है। ये मानव के स्तर पर का भेदभाव होता है। और सर आपके दूसरे क्वेश्चन, इसका जो दूसरा अपोजिट टाइप होता है वो सगुण म्यूजिक होता है, जिसपे हम भक्ति सॉन्ग की बात करते हैं। तो भक्ति जो डिवोशनल सॉन्ग होते हैं वो सर इसका अपोजिट होता है सर। पवन जी सर। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। जी सर। और हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। जी सर। मगर तथ्य देखा जाए तो ये सच नहीं। जी सर। आप सहमत हैं इससे? सर इंडिया में अगर अभी देखा जाए तो 41% के आसपास जो है वो जिनकी प्रथम भाषा हिंदी ही है वो प्राथमिक रूप से हिंदी ही बोलते हैं। लेकिन सर बाकी के जो 30% है उनकी जो सेकेंडरी लैंग्वेज है, यानी वो बोलते तो नहीं पर हिंदी समझते हैं, वो भी हिंदी बैकग्राउंड के हैं। आप जो 41% हिंदी वाले गिना रहे हैं उसमें मैथिली से लेके मेवाड़ी तक सब शामिल हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड हिंदी को बिल्कुल नहीं समझते। जैसे भोजपुरी मूवी बनने लगी, हम पहले हिंदी मूवी करते थे, भोजपुरी बनने लगी। जी सर। जी। तो ये तो अनेक बोलियों का, जिसको भाषा के स्वरूप में मान्यता न दी और सारे बोलियों के समूह को हिंदी के नाम पे चढ़ा दिया मेजोरिटी करने के लिए। जी सर। ऐसा एक आरोप लगाया गया है हिंदी समर्थकों के सामने कि भाई आपने खामोखा हिंदी खड़ी कर दी, हिंदी तो है ही नहीं। जी सर। तो बोलियों का समूह है। जी अलग अलग भाषाओं को आपने मिला जुला के, जैसे ब्रजभाषा और मैथिली के बीच में बड़ा अंतर है। जी मेवाड़ी और भोजपुरी के बीच में तो आसमान जमीन का फर्क है। सर आपने सही पॉइंट आउट किया। ये जो हिंदी है, हिंदी अपने आप में कई सारे भाषाओं को इंक्लूड करती है। लेकिन सर जो हमारी मानक हिंदी है, जो हम लोग लिखने और पढ़ने में बोलते हैं सर, वो कई सारे हिंदियों के शब्दों को और उनके नियमों को भी इंक्लूड करती है। तो सर इसमें समावेशिता का भी भाव आता है। तो ये मानक हिंदी को सर बढ़ाने की बात चलती है सर। नहीं, जैसे आंध्र तेलंगाना बोली अलग थी, तेलुगु करके एक किया, वो अलग पड़ गया। जी। किसी को आप एक सवाल पूछे तो पता चल जाता था कि ये आंध्र वाला है या तेलंगाना वाला है। हिंदी में भी ऐसा हाल हो रहा है, जैसे हिंदी मूवी की जगह भोजपुरी मूवी का एक बड़ा मार्केट बन गया, म्यूजिक का अलग मार्केट बन गया, इनकी सारी शैली अलग बन रही है। जी। तो हिंदी आर्टिफिशियली बनाई गई है, कृत्रिम ढंग से उसको पैदा किया गया है कि जिससे किसी की भाषा नहीं रहती। जैसे कि आप हिंदी भाषी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, वहाँ के एक ही सब्जेक्ट पर उन्होंने जो भारत सरकार ने कुछ कहा कि भाई कोरोना के लिए ये मार्गदर्शिका है, वो अंग्रेजी मार्गदर्शिका भेजी, उन्होंने हिंदी किया, तो हर जगह अलग हिंदी हो जाता है। हर जगह आप पढ़ते हैं तो लगता है कि आप बिल्कुल अलग चीज पढ़ रहे हैं। जी।
तो ये हिंदी लैंग्वेज का जो आप इतिहास कहते हैं वो कितना पुराना गिना जाए? सर हिंदी लैंग्वेज का जो इतिहास है वो लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास से माना जाता है। स्टार्टिंग में सर पुरानी हिंदी होती थी, फिर उसी को धीरे धीरे डेवलप होके, जैसे आपने बताया कि कई पहले अवधी आई, फिर ब्रज भाषा आई, और फिर उसके बाद हिंदी की चूँकि अलग अलग बोलियाँ थी, लेकिन किसी समाज में एकता लाने के लिए और कनेक्शन बनाने के लिए सर एक भाषा की ज़रूरत है। तो अनेक भाषाओं की बोलियों को और उनके व्याकरण नियमों को समावेशित करते हुए मानक हिंदी सर बनाया गया 19वीं शताब्दी में, ताकि सब लोग एक कॉमन कंसेंसस से उस चीज़ को समझ पाएँ और पढ़ पाएँ। जी जी। पवन, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं? जी मैम। उत्तर प्रदेश की कॉमन समस्याएं क्या इश्यूज हैं आपके स्टेट को लेकर? सर मैम उत्तर प्रदेश का जो फर्स्ट इशू है मेरी नज़र में वो आता है कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस समय काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरी समस्या ये है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्याएं हैं पर अभी कम हुई हैं, और तीसरी समस्या मैम वहाँ पे माइग्रेशन की समस्या है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है तो लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं। और मैम एक समस्या ये है कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस भी है वहाँ पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 90% फार्मर जो हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल हैं, तो उनके पास उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है कि वो सरप्लस में प्रोड्यूस कर पाएँ, और इनपुट कास्ट बढ़ गया है, तो इसलिए एग्रीकल्चर में भी मैम प्रॉब्लम है इसमें। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जनरली आपके स्टेट का नाम काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव उसमें रहता है। इसके लिए आपको क्या लगता है, क्या 3 सुझाव आप सजेस्ट करेंगे? मैम लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को दूर करने के लिए ये सबसे जो मुख्य समस्या वो ये है कि लोगों को जागरूकता होनी चाहिए, लोगों को अपने राइट्स के बारे में, और साथ में जो हमारे लॉज हैं डिफरेंट क्राइम्स रिलेटेड उनका मैम इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग होनी चाहिए सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। और तीसरा जो मैम मेरा सुझाव रहेगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो होती है वो कई पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़ती है, जिसमें हमारा कोर्ट आता है, तो कोर्ट में भी पेंडेंसी की वजह से कई सारे अंडर ट्रायल्स की समस्या आती है, प्लस मैम पुलिस रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है इसमें। आपने अभी आपका चयन एज अ जेलर हुआ है, आपने हालांकि काम नहीं किया, बट क्या आप जेल रिफॉर्म्स के बारे में मुझे कुछ बता पाएंगे? जी मैम जेल रिफॉर्म से रिलेटेड कमेटी या फिर मैम सजेशंस उससे? नहीं, जेल रिफॉर्म से आप क्या समझते हैं, और अगर कल को आपको लेट्स से एज अ जेलर आप ज्वाइन करेंगे तो आपके क्या विचार हैं कि आप किस तरह से जेल में सुधार लाना चाहेंगे? मैम जो जेल की जो मुख्य समस्याएं हैं वो एक समस्या तो ओवर क्राउडिंग की है मैम। जैसे उत्तर प्रदेश में ही माना जाता है कि वहाँ पे औसत ओवर क्राउडिंग ऑक्यूपेंसी जो रेट है मैम वो 158% के आसपास है। कितने जेल्स हैं उत्तर प्रदेश में? मैम उत्तर प्रदेश में इसमें 72 जेल्स हैं। और मैम दूसरी समस्या ये है कि वहाँ पे जो जेलों की संख्या कम है, जिसकी वजह से वहाँ पे फूड और हाइजीन की समस्या होती है, प्लस कैदियों के हेल्थ से रिलेटेड भी समस्याएं होती हैं। और तीसरा मैम फ्री लीगल एड की समस्या वहाँ पे बहुत लो है, जिसकी वजह से अंडर ट्रायल 70% के आसपास अंडर ट्रायल्स है वहाँ पे, तो इसकी वजह से भी मैम ओवर क्राउडिंग होती है। अभी पीछे ये सुझाव चल रहा था, काफ़ी डिस्कशन चल रहा था, क्योंकि ओवर क्राउडिंग की समस्या सिर्फ यूपी में नहीं सारे ही देश में है, तो ये सुझाव कहीं ना कहीं उठ रहा था सर्कल्स में कि हम जहाँ पे भी ट्रायल, जहाँ पे भी कन्विक्शन जो है रेट वहाँ पे बहुत, मतलब जहाँ पे भी सज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, 7 साल से कम हो, वहाँ पे हमें हाउस अरेस्ट या कुछ इस तरह का प्रावधान करना चाहिए। आपका क्या विचार है? मैम इसमें इसको एक सीमित तक मान सकते हैं इसमें कि जैसे मैम जब कोई भी किसी को भी सज़ा होती, कोई किसी को भी एक्यूजेशन लगता है उसके ऊपर, तो जुडिशरी में कई पेंडेंसी ऑफ केसेस होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जल्दी सुनवाई हो नहीं पाती और उसके केस की नंबर भी नहीं आती, तो कई बार उनको जेल में रखना पड़ता है अंडर ट्रायल्स। तो मैम अगर कुछ छोटे छोटे क्राइम्स के लिए भी सज़ा किसी को हो रही है, तो मैम सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया था कि अगर कोई पेटी केसेज हैं, छोटे केसेज हैं या छोटे अपराध में, तो उनको हमें क्या कर देना चाहिए कि बेल के आधार पर छोड़ देना चाहिए। और एक मैम जो हमारा आईपीसी का 436A सेक्शन है, जिसमें ये है कि अगर कोई अंडर ट्रायल जो है आधे से ज़्यादा समय व्यतीत कर चुका है जेल में, तो उसको भी हमें छोड़ देना चाहिए। आईपीसी का सेक्शन है या सीआरपीसी? सॉरी मैम, थैंक यू मैम, करेक्टिंग 436। आपने कॉलेज के टाइम पे एमसीए किया है? जी मैम। आजकल हम देख रहे हैं स्पेशली कोरोना टाइम्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो सुविधाएं हैं पढ़ाई से लेके या किसी भी चीज़ को लेके,
आप एक टीचर भी रहे, आजकल जी। फिलहाल आप टीचर की तरह काम कर रहे हैं, जी तो बहुत सारा गैप आ गया है, डिजिटल गैप। कुछ जी लोगों के पास, जिनके पास स्मार्टफोन है, वो काफ़ी सारी सुविधाएं एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं जी इसी डिजिटल गैप की वजह से। अपनी एमसीए की नॉलेज यूज़ करते हुए, और आप खुद एक सक्षम टीचर हैं, तो आपको कैसे लगता है कि किस तरीके से हम इस चीज़ को, डिजिटल गैप को ब्रिज कर सकते हैं? मैम, डिजिटल गैप को ब्रिज करने का एक तरीका ये है कि जो गवर्नमेंट है या फिर जो हमारे कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं स्कूल लेवल पे, वहाँ पे क्या होता है, रिसोर्सेज की पूलिंग की जा सकती है। क्योंकि मैम डिजिटल डिवाइड की समस्या ये है कि लोगों के पास फ़ोन्स नहीं हैं, तो एज ए एडमिनिस्ट्रेशन एक कदम ये उठाया जा सकता है कि रिसोर्सेज की पूलिंग की जा सकती है। जैसे मैम अगर आप परमिशन दो, मैं अभी गांव में था तो मैंने क्या किया था कि मेरे जो सिस्टर थे, कजिन थे, उनको वो एक्सेस, ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, पर उनका जो कजिन था उनके पास स्मार्टफोन था। तो मैंने उनसे कहा कि जैसे आप 1 घंटे के लिए उसको पढ़ने के लिए दो, उसका व्हाट्सएप पे क्लास आता है और फिर पीडीएफ भी शेयर होता है, तो मैम अभी वो अच्छे से एक्सेस कर पा रहा है। तो ऐसे मैम हम गांव के कुछ यूथ को भी प्रिपेयर कर सकते हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, वो लोग उन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं गांव के ही, जिनके जो बच्चियां हैं या फिर जो बच्चे हैं जिनके पास इसको स्मार्टफोन की फैसिलिटी क्या नहीं है। यूपी सरकार का कोई ऐसी नीति है, क्या कोई पॉलिसी के तहत कुछ मिशन चल रहा है डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए, या सरकार, भारत सरकार का क्या कोई ऐसा मिशन चल रहा है जिसके बारे में आप जानते हो? मैम, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ ऐप लॉन्च किए हैं, जैसे दीक्षा ऐप हो गया, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक पेरेंटिंग ऐप लॉन्च किया है, जिसके तहत गवर्नमेंट जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड कर रही है, प्लस जो रेडियो की फैसिलिटी है और टेलीविज़न चैनल्स है उनका भी यूज किया जा रहा है, ताकि डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को मिल सके। चलिए, मेरा आपसे आखिरी सवाल, आपने हिंदी साहित्य के, लिटरेचर हिंदी साहित्य के अंदर में अपना ऑप्शन चूज़ किया है। मुझे बताइए कि हिंदी साहित्य की स्टडी से आप किस तरह एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन पाएंगे, किस तरह आप इस हिंदी साहित्य को अपनी डेली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में यूज़ कर पाएंगे? मैम, हिंदी साहित्य को पढ़ने से एक जो आता है वो संवेदनशीलता आती है। तो जब मैंने जैसे प्रेमचंद के गोदान हैं, दूसरे नावल्स पढ़े हैं, तो एक सोसाइटी का जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में पता चलता है, और जो प्रशासन और जनता के बीच की दूरियां हैं उसके बारे में भी मैम पता चलता है। तो सोसाइटी से जो संवेदनशीलता है और जो जुड़ाव है साहित्य पढ़ने से वो आता है। तो इसको मैं प्रशासन के लेवल पे जनता और प्रशासन के बीच को गैप को कम करने के लिए यूज कर सकता हूँ, प्लस महिलाओं के प्रति जो संवेदनशीलता है उससे भी बढ़ता है मैम साहित्य से। थैंक यू। 5 कोई ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आप बता सकते हैं जो कि आप में है, जो कि प्रशासन में भी चाहिए होगी? सर, एक तो लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए एक प्रशासक में। दूसरा सर, आप में है ये क्वालिटी? जी सर। दूसरा सर, टीम वर्क होना चाहिए, और कंपैशन होना चाहिए वल्नरेबल सेक्शन के प्रति। और सर, चौथी जो क्वालिटी है एक प्रशासक की, वो होना चाहिए रेशनल डिसीजन ले पाए। और फिफ्थ सर, उसमें मेंटल काल्मनेस होना चाहिए उसके अंदर, जिससे वो चीज़ों को जब डिफरेंट परिस्थितियाँ आती हैं, कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, तो उसको आसानी से वो मैनेज कर सके डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को। अगर आपको एक किसी गांव का सरपंच बना दिया जाए 2 महीने के लिए, तो आप एक प्लान बना रहे हो, विलेज प्लान जिसे हम कहते हैं, उसमें आप क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखोगे, संज्ञान में लोगे एक प्लान बनाते टाइम? जी सर। सर, अगर एज अ प्रधान के रूप में अगर मुझे प्लान बनाना हो, तो एक तो वहाँ पे जो ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है सर, ग्राम सभा की, उसका प्रॉपर अच्छे तरीके से टाइम पे होना चाहिए। और उसमें सर ग्रामीण विकास से रिलेटेड, जैसे सर जो मनरेगा का काम चलता है कि जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, गड्ढे या तालाब खोदे जाते हैं, इसको फोकस करूँगा सर। दूसरा सर कि वहाँ पे जो वुमेन एजुकेशन है या फिर जो बच्चे एजुकेशन लेवल को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उसको फिक्स करने की कोशिश करूँगा। साथ में जो गांव के प्राइमरी स्कूल होता है वहाँ पे सर टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश करूँगा, जिससे लर्निंग आउटकम इम्प्रूव हो। और सर तीसरा सजेशन मेरा ये होगा कि एज अ ग्राम पंचायत मैं लोगों को जागरूक करूँगा कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उनके बारे में लोग जागरूक हों। कई बार सर जागरूकता की कमी के अभाव से लोगों को स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल पाता। और सर चौथा काम मैं करूँगा कि
पुलिस और जनता के बीच, जैसे ग्रामीण एरिया में सर जनता का और पुलिस के बीच जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको इम्प्रूव करने के लिए लोगों में जागरूकता की, और जो पुलिस प्रशासन है उनसे गांव पे विजिट के लिए आमंत्रित करूंगा, जिससे लोगों के बीच जो जनता और पुलिस के बीच जो डर होता है, जनता के बीच जो डर होता है उसको भी टैकल किया जा सके सर। आदर्श ग्राम योजना में सुना होगा, जी विलेज प्रोग्राम, जी सर। उसके बारे में कुछ बताइए। सॉरी सर, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे पता है सर। ये आदर्श ग्राम योजना जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये कि जो भी पार्लियामेंटेरियन होते हैं वो किसी 2 गांव को एज आदर्श गांव डेवलप करेंगे, जिससे वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है और उसको एक एज अ मॉडल विलेज बनाया जा सके, जिससे वहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके। आपने 5 OLQs बताते टाइम एक क्वालिटी बताई, कंपैशन। जी सर। उसके बारे में थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कीजिए। आप में कंपैशन है तो कैसे पता लगाया जा सकता है? सर मैं, अगर आप परमिशन दें, मैं अपना एक एग्जांपल दूंगा सर। जब मैं कंपनी में काम कर रहा था तो हम लोगों की 7 लोगों की एक टीम थी, तो कुछ नए रिक्रूट्स आए थे। तो सर स्टार्टिंग में हम लोगों को कोड को डिबग करने का काम होता था, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। और जो हमारे प्रोजेक्ट लीड थे, उन्होंने कहा था कि इनको क्या करना है कि 3 दिन में ये काम कंप्लीट करना है। तो सर मैं पर्सनली रुक के भी उन लोगों को डिबगिंग में मदद किया था, और बाद में सर उन्होंने जब अप्रिशिएट किया था तो वो बहुत अच्छा लगा था। लास्टली जीएसटी की 5 प्रॉब्लम्स। जीएसटी कहाँ गलत हो रहा है? जीएसटी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, यूरोपियन यूनियन में हमने इसे टेस्ट किया, वहाँ से उसको एमुलेट किया इंडिया में। जी। हम कहाँ गलत हो रहे हैं जो जीएसटी के अंदर रेवेन्यूज कलेक्ट नहीं हो पा रहे? अगर हम कोविड को साइड में रखते हैं, कोविड के चलते जो रिसेशन आया उसको साइड पे भी रखते हैं, तो भी हम कहाँ यहाँ पे रॉन्ग जा रहे हैं? सर रेवेन्यू कलेक्शन में ओवरऑल जो स्टेट्स को शेयर नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सर एक तो जो जीएसटी में ये प्लान था कि जो जीएसटी आने के बाद 14% का इंक्रीज होगा इनकम में, लेकिन सर जैसे आपने बताया एक तो कोविड रीजन था, पर उसके अलावा अगर हम देखें तो एक तो ये था कि इसका जो जीएसटी में कई सारी चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं जो कि टैक्स का मेजर सोर्स होती हैं सर, जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, लिक्वर हो गया ह्यूमन कंजप्शन के लिए। तो ये रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स जीएसटी से अलग हो जाता है, तो इसकी वजह से जीएसटी में कलेक्शन उतना नहीं हो पाता। दूसरा सर इसमें कई सारे टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेज भी आते हैं जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में, कि जो हमारे एमएसएमई सेक्टर्स होते हैं या जो लघु उद्योग होते हैं उनको टाइम पे इनवाइस नहीं मिल पाता है, तो इससे उनकी बिजनेस एक्टिविटी भी कई बार सर प्रभावित होती है, जिससे भी इनकम जनरेशन कम होता है। सर सॉरी सर, अभी मैं 2 सोच पा रहा हूँ। फेक इनवॉइसेस। हाँ सर, फेक इनवाइसेस भी हो सकते हैं। पवन, आप हिंदी में पोएट्री लिखते हैं। जी मैम। आपने हाल ही में कुछ लिखा है? मैम ये अभी सेकेंड लॉकडाउन के दौरान मैंने कोरोना वायरस पे लिखा था, पैंडेमिक पे। कुछ सुना सकते हो आप? जी मैम। सुनाइए। मैम, जीवन का कोलाहल थमसा गया है, बाहर देखें आखिर माजरा क्या है, सड़कों पर पसरी है तन्हाइयाँ, जिंदगी का यह मंजर नया नया सा है। यह कोविड से लड़ने की है तैयारी, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन ने है जिम्मेदारी संभाली। मनुष्य पा जाएगा विजय तू इस महामारी पर भी, पर भूलना मत जो समावेशिता का पाठ उसने है पढ़ाया। अपने श्वास से ऊपर उठ और औरों को होठों पर खुशी ला, यही नरजीवन का उद्देश्य, यही बुद्ध गादी का संदेश। बहुत बढ़िया। आप यूपी से आते हैं जी, तो आप यूपी, आपके जो स्टेट है उनके 5 स्ट्रेंथ्स बताइए, और आप कैसे उन स्ट्रेंथ्स को यूपी के उन्नति और विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम यूपी के एक स्ट्रेंथ तो ये है कि यूपी में रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम रिलीजियस टूरिज्म पर्पज़ के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे सर मैम रामायणा सर्किट जो है या कृष्णा सर्किट है, सूफी सर्किट है, तो इसको यूपी में जो ईस्ट टू वेस्ट में कई सारे टूरिज्म प्लेसेज हैं उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। दूसरा मैम, उत्तर प्रदेश में पूरे इंडिया का 40% एमएसएमई सेक्टर वर्क करता है, तो इसके लिए हम वहाँ पे जो लघु और सीमांत उद्योग हैं उसको प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना भी लॉन्च की है कि हर डिस्ट्रिक्ट पे एक पॉपुलर करेंगे। तीसरा मैम, उत्तर प्रदेश का जो पोटेंशियल है वो वहाँ की पॉपुलेशन है। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट पॉपुलेशन का वाला स्टेट है, तो अगर हम उन लोगों को एजुकेशन और स्किल देते हैं तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। मैम फोर्थ, यूपी की जो पोटेंशियल है वो उत्तर प्रदेश में 9 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स हैं,
तो वहाँ पे हॉर्टिकल्चर को प्रमोट बहुत अच्छे से किया जा सकता है। और मैम फिफ्थ, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो वहाँ की पोटेंशियल, वहाँ की नदियाँ, नहरें और तालाब हैं, तो सिंचाई की फैसिलिटी को अगर हम और ईस्टर्न यूपी में प्रमोट करते हैं तो हम उत्तर प्रदेश को एज ए लार्ज एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग हब बना सकते हैं। ओके गुड। आप एनएसएस के मेंबर रह चुके हैं, तो आपने एज अ मेंबर आपने क्या क्या आपकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही है, आपने क्या काम किया है? मैम एज ए एनएसएस मेंबर वहाँ पे 7 दिन का कैंप लगता है एनएसएस में। अच्छा। तो कैंप की जो एक्टिविटी होती है उसमें मैम मेरा जो काम था, एक तो स्वच्छ भारत मिशन से ही रिलेटेड था कि वहाँ पे जो हमने जो विलेज को अडॉप्ट किया था वहाँ पे साफ़ सफाई करनी थी, और प्लस 7 दिन बाद जब हम लोग जाएँ तो वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है उनको इतना जागरूक और इतना कैपेसिटी बिल्ड कर दें उनकी कि वहाँ पे साफ़ सफाई मेंटेन कर सके। और दूसरा काम मेरा जो पल्स पोलियो अवेयरनेस प्रोग्राम का था, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने पूरे रूरल एरिया में 5-5, 6-6 की टीम बना के लोगों को जागरूक करते थे, और साथ में उसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसको भी हमने इम्प्रूव किया था मैम। और जी मैम, अगर आप एक ज़िला के डीएम बना दिए जाते हैं तो आप आपके ज़िला के किसानों के विकास के लिए आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे? मैम एज ए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज़िले में एग्रीकल्चर पे पहले तो मैं वहाँ पे देखूँगा कि हमारा वो जो ज़िला है वो किस टाइप की एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए फेमस है। तो मैम अगर वहाँ पे जो लार्ज फार्मर हैं तो, और अगर वहाँ पे मोनोक्रॉपिंग हो रही है तो उस चीज़ को अगर वहाँ की परिस्थिति के अनुकूल नहीं है तो उसको चेंज करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं। तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए उनका मैम जो एक्सपोर्टिंग मार्केटिंग फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। उसके लिए मैम डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ाया जा सकता है, और साथ में रिसोर्सेज की पूलिंग, जो एग्रीकल्चर जो छोटे लैंड होल्डर हैं उनको कम्युनिटी एग्रीकल्चर के लिए प्रमोट किया जा सकता है, जिससे वो रिसोर्सेज की पूलिंग कर सके और अपनी इकोनॉमी ऑफ स्किल को कम कर सके। और साथ में एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए मैम जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस होती है, जो फार्मर के, चूँकि यूथ जो है वो एग्रीकल्चर से दूर जा रहा है, तो उसको दूसरे फैसिलिटी जो हैं, जैसे मैम उत्तर प्रदेश में ही बात करें तो कई सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं, गुड़ महोत्सव मनाए जा रहे हैं। तो जहाँ की जो स्पेशलिटी है उसको इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटाइज करना और इंडियन ब्रांड को क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। साथ में मैम अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की फैसिलिटी होगी तो उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ओके, मेरे तरफ से आपके लिए आखिरी प्रश्न, आपके हिसाब से भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट जो रही है, जो इंडियन हिस्ट्री में हुई है, उसके वजह से कैसे भारतीय समाज में इंक्लूसिविटी आया है? जी मैम, अगर मैं पहले भक्ति मूवमेंट की बात करूं तो भक्ति मूवमेंट के जो 4 बड़े कवि हैं, कबीर, सूर, तुलसी और जयसी, इन्होंने क्या किया कि सामाजिक समन्वय को बढ़ाया। जैसे उस समय में हमारी जो नई मुस्लिम संस्कृति आई थी, तो हिंदू और मुस्लिम में अविश्वास का एक माहौल था, तो इसको कम करने में कबीर के दोहे और तुलसीदास जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके बाद मैम जो जायसी जी हैं या फिर जो सूरदास जी हैं, ये समाज के जो लोअर सेक्शंस हैं, या कबीरदास जी ये समाज के लोअर सेक्शन को इंक्लूड करते हैं। जैसे ये कहते हैं कि जो भक्ति है वो भक्ति किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है, भक्ति हर वर्ग तक उसकी पहुंच होना चाहिए। तो इससे भी मैम काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आया। और मैम भक्ति, उसके अलावा अगर मैम सूफी मूवमेंट पे जाते हैं तो सूफी मूवमेंट जो है हमारा, वो गंगा जमुनी संस्कृति को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। जैसे मैम जायसी जी इसके बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, तो जायसी ने प्रेम का एक विराट कल्पना की और बताया कि प्रेम जो है वो मानव के लेवल पर सीमित होता है, ना तो जेंडर के बेसिस होना चाहिए, ना तो किसी रिलीजन तक फिक्स होता है। जो प्रेम की परिभाषा उन्होंने ब्रॉड किया, तो इससे भी लोगों में जो है प्रेम की भावना बढ़ी और गंगा जमुनी संस्कृति इम्प्रूव हुई मैम। और साथ में इन्होंने लोकल कल्चर को, भक्ति और सूफी मूवमेंट ने लोकल कल्चर को और जो लोकल भाषा है उसको इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। सर, माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि अवेयरनेस इन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट एनी जजमेंट। तो सर इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हम अपने आंखें बंद करके जो भी प्रेजेंट में कोई भी अगर ध्वनि सुनाई पड़ रही है उसको धीरे धीरे देखते हैं बिना जजमेंट हुए, और फिर हम अपने सांसों पे जाते हैं और फिर सांसों को मॉनिटर करते करते हम अपने नॉस्ट्रल पे फिक्स होते हैं। तो सर ये एक माइंड को काम करने का एक तरीका होता है सर।
आनापाना क्या होता है? सर आनापाना भी सेम टाइप का ही होता है। इसमें भी हम सांसों पे ही फोकस करते हैं, सांस आने पे और सांस जाने पे नोस्ट्रल में। सर आनापाना की डिफिनेशन ही यही होती है कि सर माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीथिंग। तो सर दोनों एक ही इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। जी विपश्यना करिए आपने? नहीं सर, विपासना नहीं करना। अच्छा, माइंडफुलनेस मेडिटेशन और निर्गुण म्यूजिक में क्या कनेक्शन है, कुछ है? सर क्या कनेक्ट है? हाँ। जी सर माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो होता है वो हमें अपने एक्चुअल स्वरूप में ले आता है कि हम जो हैं एक्चुअल जो हैं, जैसे सर थोड़ा स्पिरिचुअल टच होता है, सेम तरीके से निर्गुण का भी स्पिरिचुअल टच ही होता है कि वो जो जैसे वो परम शक्ति की बात करता है तो वो कहते हैं कि हर व्यक्ति बराबर है, हर आदमी में एक ही सोल, हर आदमी या महिला में एक ही सोल होता है। तो निर्गुण का और इसका जो अल्टीमेट गोल है सर वो सेम ही होता है। दोनों का काम थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेयरनेस होता है, अपने बारे में एक्चुअल पोजीशन को जानना होता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन कोविड के टाइम पे कैसे काम आ सकती है? सर जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन को मैंने खुद इसको महसूस किया है कि सर माइंडफुलनेस मेडिटेशन हमें कोविड के टाइम में सर कई सारी जॉब चली गई और कई सारी प्रॉब्लम आई, लोगों में स्ट्रेस और एंजाइटी था, साथ में रिसोर्सेज की कमी थी, तो लोगों में एक सोसाइटल टच भी कहीं कहीं कम दिखा, कहीं कहीं ज़्यादा दिखा। तो सर माइंडफुलनेस मेडिटेशन हमारे स्ट्रेस को कम करता है और हमारे मेंटल पीस को काम करता है, जिससे हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं सोसाइटी के लिए और अपने लिए भी। और अपने आप को अगर हम सही रखते हैं तभी सर हम दूसरों की भी मदद कर पाते हैं। पर जैसे माइंडफुलनेस में प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस होती है, तो प्रेजेंट मोमेंट तो अच्छा नहीं है कोविड के टाइम पे। सर प्रेजेंट मोमेंट अगर हम एज अ होल देखें तो इस समय समस्याएं हैं, पर सर माइंडफुलनेस मेडिटेशन ये कहता है कि आप अपने, क्योंकि सर अभी हमारे पास प्रेजेंट मोमेंट ही है, हम अगर फ्यूचर का टेंशन लेते हैं या फिर पास्ट के वरीज में जाते हैं तो उससे सर हम ना तो अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं और ना ही किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में फोकस रहने का मतलब ये होता है सर कि अपने एक्चुअल सिचुएशन में बने रहना, चिंता और फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान मत होना या फिर पास्ट की चिंता में मत करना। तो सर प्रेजेंट मोमेंट इसीलिए कि हम एक्चुअल से बने रहेंगे तभी हम अभी जो होल एज अ होल प्रेजेंट है कोविड की समस्या उसको हम दूर कर पाएंगे। ठीक, तो आप एक्चुअल में ऊपर बने रह सकते हैं, तो कुछ भी क्यों करना है, कुछ भी क्यों करा जाए? अगर प्रेजेंट में मोमेंट की अवेयरनेस हम मेंटेन कर सकते हैं जी सर, तो कुछ भी क्यों करा जाए, एफर्ट क्यों करा जाए, आईएएस क्यों बना जाए? सर प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करने का उद्देश्य ये नहीं होता कि आप अपने प्रेजेंट में बन के अपने आप में ही मस्त रहें। प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करने का मतलब ये होता है कि सर आप अपनी आप जो है वो फालतू के विचारों में ना पड़े, जो निगेटिविटी है उससे दूर रहते हुए जो आपका एक्चुअल काम है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। आपने यहाँ पे लिखा है पवन कि आप सेंटर ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग में आपने काम किया है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सर। हाँ। जी सर। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्या होती है? सर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को दूसरे फॉर्म में सुपर कंप्यूटर्स कहते हैं। जब हम कई सारे प्रोसेसर को, कंप्यूटर्स के एफिशिएंसी को कंबाइन करके उसकी जो एफिशिएंसी और जो उसकी कंप्यूटेशनल एबिलिटी है उसको कई गुना बढ़ा देते हैं, तो इस चीज़ को सर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कहा जाता है। क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? सर जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वो बाइनरी बिट 0 और 1 पे काम करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पे काम करता है, जो 0, 1 के बीच में भी कोई वैल्यू ले सकता है। ये सर लाइट के क्वांटम फिजिक्स पे काम करता है। क्वांटम फिजिक्स में सर जो फोटॉन्स होता है, जो लाइट्स होता है, उसके बेसिस पे ये काम करता है। कंप्यूटर्स पे जब आप काम करते हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज से प्रॉब्लम नहीं होती? सारी कोडिंग इंग्लिश में होती है? सर मेरा जो मीडियम रहा है वो इंग्लिश ही रहा है। इंटरव्यू में मुझे लगता था कि मैं अपने आप को हिंदी में बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तो इसीलिए सर मैंने इंटरव्यू का मीडियम हिंदी रखा था। ठीक है। लास्ट सवाल मेरा ये, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? ऑलरेडी पीसीएस में आप हैं एक अच्छी पोस्ट पे। जी सर। और आईएएस क्यों बनना चाहेंगे आप? सर आईएएस बनने का सर जो मुख्य 2 कारण है। एक तो ये है कि सर आईएएस जो है हमें एक ऐसी फैसिलिटी और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है बहुत बड़े लेवल पे, जिससे हम समाज के और एक डाइवर्स फील्ड में काम करते हुए, जैसे हेल्थ हो गया सर, एजुकेशन हो गया, तो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए हम अपने पोटेंशियल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। और दूसरा कारण ये है कि सर जो मेरी कंप्यूटर की स्किल रही है उसका मैं एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करके
जो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता हूँ सर, इस जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ट्रांसपेरेंसी और सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करना चाहता हूँ सर।